हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम जो आपका सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, VAC सब्जेक्ट है आपका। तो आने वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस सब्जेक्ट के, वो हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। लेक्चर की PDF नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। पेपर जो आपका आता है वो आता है टोटल 30 मार्क्स का। इसमें आप देख सकते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हैं, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 3 ही आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इनमें से भी आपको 2 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसन्नता सूचकांक क्या है? वैश्विक प्रसन्नता सूचकांकों के संदर्भ में भारत की स्थिति बताइए। तो देखिए, प्रसन्नता सूचकांक क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो किसी भी देश के लोगों के सुख, संतोष और जीवन की गुणवत्ता को मापने का माध्यम है कि भाई किसी भी देश में जो लोग रह रहे हैं वो कितने खुश हैं उस देश में, उनको कितना संतोष है और उनके जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार की है, ये देखा जाता है प्रसन्नता सूचकांक में। यह केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों के कल्याण को भी दर्शाता है कि किसी भी देश के अंदर वहां जो लोग रहे हैं वो कितना उनका आर्थिक विकास हुआ है, कितना उनका मानसिक संतुलन है, उनको सामाजिक सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, नागरिकों का कल्याण हो रहा है कि नहीं। तो उसके आधार पर आप देखते हैं देशों को रैंकिंग दी जाती है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। तो प्रसन्नता सूचकांक में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले देखा जाता है भाई किसी देश के अंदर के जो लोग रह रहे हैं उनका मानसिक संतुलन कैसा है, यानी उनको मानसिक शांति, तनाव कम होना और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है या नहीं, इन चीज को देखा जाता है। आर्थिक स्थिति कैसी है वहां के लोगों को, रोजगार के अवसर हैं, आय का स्तर और आर्थिक स्थिरता है या नहीं है, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिल रही है उन लोगों को, ठीक है ना, सुरक्षा की भावना कैसी है, अपराध दर में कमी है, सुरक्षित जीवन है उनका, ठीक है ना, किसी बाहरी जो कारक जो उन्हें परेशान नहीं करते, सामाजिक सुरक्षा उनको मिलती है, वो लोग साथ रहते हैं। ठीक है, और साथ ही स्वास्थ्य और जीवन शैली कि उस क्षेत्र में रह रहे लोग, उस देश में रह रहे लोग, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है, वो नियमित व्यायाम करते हैं और स्वच्छ पर्यावरण में रहते हैं। तो इन सब चीजों को भी आप देख सकते हैं प्रसन्नता सूचकांक में शामिल किया जाता है। ठीक है, साथ ही शिक्षा का और अवसर, तो गुणवत्तर शिक्षा, बराबरी का अवसर, भविष्य के लिए बेहतर संभावनाएं हैं कि नहीं, सामाजिक संबंध कैसा है वहां पर लोगों का, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, समाज के साथ लोग किस तरह से रहते हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे प्रसन्नता सूचकांक में जो है शामिल किया जाता है। तो प्रसन्नता सूचकांक में हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी देश की सच्ची प्रगति उनके नागरिकों की खुशी और संतोष में निहित होती है। तो प्रसन्नता सूचकांक हमें यही बताता है कि भाई जिस देश के नागरिक खुशी हैं और संतोष में जीवन जी रहे हैं तो वो देश आप देखेंगे निरंतर प्रगति करता हुआ आपको दिखाई देगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे मुख्य रूप से लोगों के जीवन की संतुष्टि पर आधारित होती है कि भाई किसी भी देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन कितना संतुष्ट है। इसके आधार पर आप देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है हर एक देश की। इसमें किन किन आधारों पर मूल्यांकन किया जाता है? तो देखिए, इनमें सबसे पहले देखी जाती है प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी देश की औसत आय जितनी अधिक होगी जीवन स्तर भी आप समझ सकते हैं उतना अच्छा होगा। और सामाजिक सहयोग कैसा है, तो लोगों के बीच विश्वास, आपसी सहयोग और सहभागिता का स्तर क्या है, इसको भी देखा जाता है। स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा देखी जाती है कि लोगों का औसत स्वास्थ्य जीवन काल जितना अधिक होगा सुख का स्तर उतना भी बेहतर होगा, यानी एक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन जी रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जो देश है वो काफी समृद्ध है। ठीक है, वहां पे लोगों की सेहत पे ध्यान दिया जाता है। स्वतंत्रता का स्तर भी देखा जाता है, यानी जीवन में फैसले लेने की स्वतंत्रता हो गई, विकल्पों की उपलब्धता हो गई, व्यक्तिगत आजादी हो गई। तो इन सब चीजों को भी आप देखेंगे इस सूचकांक के अंदर रखा जाता है। उदारता और दानशीलता, तो लोग दूसरों के लोगों की मदद के लिए कितने उदार और दानशील हैं ये भी देखा जाता है इसके अंदर। भ्रष्टाचार का कम स्तर, तो सरकार और संस्थाएं जो है वो पारदर्शिता के साथ काम करती हैं, भ्रष्टाचार कम है तो इसको भी आप देखते हैं मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी कारकों के आधार पर देश की रैंकिंग तय की जाती है कि भाई कौन सा देश जो है ये सारी सुविधाएं आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से अपने देश के नागरिकों को प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके आधार पर आप देखते हैं रैंकिंग दी जाती है देशों को। ठीक है ना, तो वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत की स्थिति की बात करें कि भारत की स्थिति क्या है, तो देखिए भारत विश्व की सबसे बड़ी, आप समझ सकते हैं भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था भी है।
फिर भी आप एक चीज महसूस करेंगे, यहाँ पर जो प्रसन्नता सूचकांक है भारत में वो बहुत ही कमजोर आपको दिखाई देता है। यानी एक लोकतांत्रिक और एक आर्थिक संपन्न देश जो विकासशील है उसमें आप देखते हैं कि भारत में जो प्रसन्नता सूचकांक है वो काफी आपको कमजोर दिखाई देता है। हाल ही के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो भारत की रैंकिंग आपको निम्न स्तर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या कारण है कि भारत की रैंकिंग जो है इतनी कम है प्रसन्नता सूचकांक में? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी समस्या अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी और आर्थिक असमानता है। तो रोजगार के अवसरों की कमी है, आय और संपत्ति में असमानता आप देख रहे हैं बढ़ रही है, अमीर और अमीर हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। ठीक है, महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत, तो इन सब चीजों के कारण आप देखेंगे देश में जो लोग रह रहे हैं वो काफी जो है परेशान रहते हैं। ठीक है, यानी मानसिक तनाव और अवसाद उनको रहता है। प्रतिस्पर्धा और काम का दबाव, तनाव, चिंता, अवसाद में वृद्धि होती है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा भी आप देखेंगे समस्याएं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और आसपास पहुंच बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो भाई आप देखेंगे अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल भी आपको देखने को नहीं मिलते। तो शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधा की कमी है, उतनी अच्छी आप देख सकते हैं शिक्षा नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमान विकास है, जहां आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, वहीं आप देखते हैं जो आपको विकास दिखता है वो आपको शहरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी आपको असमानता दिखाई देती है। प्रदूषण और शहरी दबाव भी आपको देखने को मिलता है। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। भीड़ भाड़, ट्रैफिक और जीवन की भागदौड़ बहुत ज्यादा है भारत में, आप देखते हैं लोगों की। हरित क्षेत्रों में कमी और पर्यावरण की गिरती स्थिति, तो आजकल आप देख रहे हैं ज्यादा जनसंख्या होने के कारण भारत में जो है पर्यावरण नुकसान भी काफी हो रहा है, संसाधनों में कमी आ रही है। सामाजिक असुरक्षा एवं भ्रष्टाचार भी आपको देखने को मिलता है भारत में। महिलाएं और कमजोर वर्गों में असुरक्षा का माहौल आपको महसूस होता है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की आज भी बहुत जगहों पर कमी है। कानून व्यवस्था पर आज भी लोगों के विश्वास में कमी है। तो ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप भारत में बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण भारत की रैंकिंग जो है काफी कम है प्रसन्नता सूचकांक के अंदर। भारत में सुधार की संभावनाएं, क्या भारत में सुधार किए जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा भाई सुधार के लिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना पड़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, सामाजिक समानता और सुरक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है ना, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीजें कर दी जाती हैं तो भारत का भी आप देखेंगे प्रसन्नता सूचकांक में जो है रैंक सुधरने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं करनी भारत में प्रसन्नता सूचकांक में ऊपर आने के लिए। तो आप कह सकते हैं प्रसन्नता सूचकांक किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का महत्वपूर्ण मापदंड है। आर्थिक विकास के साथ साथ नागरिकों के सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक कल्याण भी आवश्यक हैं। तो समावेशी विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता के माध्यम से भारत अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद और प्रसन्नता की भारतीय अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आनंद और प्रसन्नता को किस तरह से भारत में देखा जाता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, भारतीय दर्शन में आनंद और प्रसन्नता दोनों ही सकारात्मक भावनाएं हैं, लेकिन इनका आप देखेंगे स्वरूप, स्रोत और स्थायित्व अलग अलग देखने को मिलता है। जहां प्रसन्नता आपको बाहरी परिस्थितियों पर आधारित दिखाई देगी कि भाई बाहरी चीजें जो हैं किसी व्यक्ति को प्रसन्न करती हैं, वहीं आप देखेंगे बाहरी परिस्थितियों पर आधारित होती है और अस्थायी अवस्था होती है। ठीक है, यानी प्रसन्नता होती है वो ज्यादा देर तक आपको मिलती नहीं है, कुछ समय के बाद जो प्रसन्नता होती है वो खत्म हो जाती है। वहीं जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद जो है वो आंतरिक होता है, स्थायी अनुभव होता है, यानी व्यक्ति जो होता है वो अंतर से आनंदित होता है और वो हमेशा स्थायी, यानी एक बार अगर व्यक्ति को आनंद मिल गया तो वो हमेशा आप देखेंगे आनंदित ही रहता है। तो प्रसन्नता को समझते हैं सबसे पहले। तो प्रसन्नता एक सामान्य भावनात्मक अवस्था है। ठीक है ना, तो भावनाओं में आपको जो है प्रसन्नता देखने को मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों और वस्तुओं से उत्पन्न होती है। यानी बाहर की कुछ परिस्थितियां अगर आपको अच्छी लग रही हैं या कोई वस्तु आपको मिल जाती है तो आप ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, यह किन चीजों से आती है? यानी धन अगर आपको मिल गया तो आ जाएगी, सफलता आपको मिल गई तो प्रसन्नता आपको मिल जाती है, आपके किसी से अच्छे संबंध है तो आप प्रसन्न रहते हैं, मनोरंजन के द्वारा भी जो है आप प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रसन्नता। यानी आप देख सकते हैं इसमें ये भावनात्मक रूप से होती है और बाहरी परिस्थितियों के कारण जो है आपको प्रसन्नता महसूस होती है। तो प्रसन्नता का संबंध इंद्रियां सुख से होता है, इसलिए अस्थायी और क्षणिक होती हैं। यानी इंद्रियां कुछ समय के लिए जो है आपको सुख होने के कारण प्रसन्नता देती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीजें आपके पास कम होती जाती हैं तो आपकी जो प्रसन्नता है वो अस्थायी और क्षणिक हो जाती है, यानी कुछ समय के बाद जो प्रसन्नता होती है वो समाप्त हो जाती है।
जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं प्रसन्नता भी समाप्त हो जाती है। तो भाई परिस्थितियां बदली तो प्रसन्नता भी क्या होगी आपकी, समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छे अंक आने पर बहुत खुशी मिलती है, कुछ समय बाद कम हो जाती है, यानी जब आपके नंबर आए तो आप बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो प्रसन्नता क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आनंद। आनंद भारतीय दर्शन में एक उच्च और गहरी अवस्था जो है मानी जाती है। ठीक है, तो भारतीय संदर्भ में देखेंगे आप तो भारतीय दर्शन में कहा गया है आनंद जो है एक व्यक्ति के अंदर अंदर से प्रभाव डालती है। तो इसमें आंतरिक अनुभव होता है जिसमें आपको आत्मज्ञान होता है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं, ध्यान में रहते हैं और आपको संतोष प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, आपको कोई भी ऐसी चीज परेशान नहीं करती जो आपके मन पर विपरीत प्रभाव डाले। तो आप क्या होते हैं, आंतरिक से आप अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है ना, और बाहरी दुनिया में आपका उतना इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है ना, उतना आप सोचते नहीं है चीजों को, आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए आनंद जो है वो अस्थायी ना होकर स्थायी रहता है, काफी लंबे समय तक चलता है आनंद आपका। तो आनंद अस्थायी और गहरा होता है, यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, तो बाहरी चीज को देख के प्रसन्न नहीं होते हम, प्रसन्नता तो बाहर से मिलती है, लेकिन आनंद जो होता है वो क्या मिलती है, अंदर से मिलती है, स्थायी होती है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होता है, आपकी आत्मा और आध्यात्मिकता से होता है। ठीक है, आपकी आत्मा यानी अंदर से आपको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, आत्म ध्यान होता है आपको बाहरी कारक जो है वो प्रभावित नहीं करते। ठीक है, उदाहरण के रूप में ध्यान या योग के दौरान मिलने वाली शांति संतोष को आनंद कहा जाता है। यानी आप एक जगह पर जब ध्यान से योग मुद्रा में बैठते हैं तो आपको परम अनुभूति मिलती है, आपको परम आनंद मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको संतोष मिलता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, आनंद कहा जाता है। यानी जब आंतरिक तौर पर आप जो है पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आनंद। तो प्रसन्नता और आनंद में अंतर अगर आप देखेंगे तो क्या कह सकते हैं, प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर आधारित होती है, यानी अस्थायी अवस्था है, जैसे धन, वस्तुएं, प्रशंसा, सफलता, मनोरंजन, ये चीजें अगर आपके मिल जाती हैं तो क्या होते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। स्वरूप क्या होता है, क्षणिक और बदलने वाला होता है, यानी कुछ समय बाद ये चीजें आप देखते हैं बदल जाती है। निर्भरता बाहरी परिस्थितियों पर दूसरों पर निर्भर होती है प्रसन्नता, अवधि थोड़ी देर तक रहती है। उदाहरण अच्छे अंक मिलना, उपहार मिलना, घूमने जाना, ये सारी चीजें क्या है, आपको प्रसन्न करती हैं कुछ समय के लिए। वहीं जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद जो है वो आंतरिक और स्थायी अनुभव है। इसमें आप देखेंगे आत्मशक्ति मिलती है, आपको संतोष मिलता है, प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है, ध्यान और आत्मज्ञान। तो इन स्रोतों से जो है आपको आनंद जो आप देखेंगे प्राप्त होता है। स्वरूप गहरा होता है, ये स्थायी होता है और अटूट होता है। यानी आनंद जो होता है आपको गहराई से प्रभावित करता है, वो टूटता नहीं है, वो स्थायी बना रहता है। निर्भरता स्वयं के अंदर की स्थिति पर निर्भरता होती है, यानी स्वयं पर निर्भर होता है। आप जितने संतुष्ट होंगे उतने ज्यादा आप आनंदित महसूस करते हैं। अवधि दीर्घकालीन और स्थायी रहती है, यानी आनंद की अगर आपको प्राप्ति होगी तो ये लंबे समय तक रहती है और स्थायी रहती है, ऐसे नहीं कि समय के अनुसार बदल जाती है। उदाहरण ध्यान में शांति मिलना, जैसे आप ध्यान में रहते हैं आपको शांति मिलती है। ठीक है, और सेवा करना, किसी की सेवा करने से अगर आपको शांति मिलती है, प्रेम और करुणा का अनुभव करना, तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपको आनंद देती हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं आनंद जो होता है वो क्या होता है, स्थायी अनुभव होता है और ये निरंतर बना रहता है। प्रसन्नता आती जाती रहती, जबकि आनंद हमारे भीतर स्थायी संपत्ति है। तो प्रसन्नता क्या होगी भाई, आएगी जाएगी, लेकिन आनंद अगर आपको प्राप्ति होगी तो स्थायी रहेगा, ये आपकी स्थायी संपत्ति होती है। सच्चे सुख और शांति के लिए आनंद की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो भाई अगर आपको अच्छा सुख और शांति चाहिए तो आनंद प्राप्ति जो है आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है पंचकोश सिद्धांत का कल्याण के विचार के साथ संबंध का परीक्षण कीजिए। कि जो आपका पंचकोश सिद्धांत है कल्याण के विचार के साथ इसका क्या संबंध है, ये आपको इस आंसर में बताना है। ठीक है, तो देखिए भारतीय दर्शन में मानव जीवन के समग्र विकास और कल्याण का विशेष महत्व दिया गया है। तो भारतीय दर्शन में शुरू से ही आप देखेंगे मानव का जीवन किस तरह से समग्र विकास कर सकता है, किस तरह से उसका कल्याण हो सकता है, इस पर आप देखेंगे विशेष महत्व दिया गया है। उपनिषदों का जो आप पंचकोश सिद्धांत देखते हैं वो मानव व्यक्तित्व को 5 स्तरों में विभाजित करता है। कि जो मानव का व्यक्तित्व है वो 5 स्तरों में विभाजित होता है और वास्तविक कल्याण जो है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक संतुलन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या कहता है भाई हमारा पंचकोश सिद्धांत कि अगर मनुष्य को वास्तविक कल्याण करना है तो उसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तौर पर संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। तो पंचकोश सिद्धांत क्या है,
तो तैत्तिरीय उपनिषद में मानव शरीर और चेतना को 5 कोषों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका अनन्नमय कोष। तो अनन्नमय कोष क्या है? यह हमारे स्थूल शरीर में संबंधित होता है। यह भोजन, पोषण, शारीरिक स्वास्थ्य पर आधारित होता है। सेकंड आपका आता है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष क्या होता है? यह हमारे प्राणों और ऊर्जा से संबंधित होता है, जैसे श्वास हो गया, प्राणायाम हो गया, जीवन शक्ति, इसका प्रमुख जो है आधार होती है। ठीक है। थर्ड आता है आपका मनमय कोष। तो मनमय कोष क्या होता है? यह मन और विचारों से संबंधित होता है। इसमें आपके विचार, भाव, इच्छा, सुख दुख इस स्तर पर जो है अनुभव करते हैं, इसको देखा जाता है। फिर आता है आपका विज्ञानमय कोष। तो विज्ञानमय कोष क्या है? ये आपकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान से संबंधित होता है, जिसमें निर्णय, तर्क, समझ, आत्मचिंतन जो है इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है। फिर आपका आता है आनंदमय कोष। तो आनंदमय कोष क्या है? यह हमारे आत्मिक आनंद और शांति का स्तर होता है। यहाँ आत्मा का अनुभव होता है और पूर्ण संतोष आप देखेंगे प्राप्त होता है। तो ये आपका पंचकोश का सिद्धांत हो गया। तो पंचकोश सिद्धांत और कल्याण का संबंध क्या है? तो समग्र कल्याण की अवधारणा है पंचकोश का सिद्धांत जो बताता है। यानी पंचकोश सिद्धांत में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन के विकास पर बल दिया गया है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करी गई है। अन्नमय और मनोमय कोष स्वास्थ्य शरीर और मानसिक संतुलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं आत्मिक शांति के महत्व को आप देखेंगे तो आनंदमय कोष के अनुसार वास्तविक सुख आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में निहित होता है। ठीक है। तो आनंदमय कोष ये कहता है भाई अगर आप वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आंतरिक शांति लेकर आइए और आत्मज्ञान कीजिए, तो आपको क्या होगा? आनंदमय जीवन मिलेगा। नैतिक और बौद्धिक विकास की बात की जाती है तो विज्ञानमय कोष में आपने देखा विवेक, नैतिकता और सही निर्णय क्षमता को विकसित करना कैसे है ये बताया जाता है। और आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता की बात करें तो योग, ध्यान और आपका जो मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ता जोर, ये पंचकोश सिद्धांत की उपयोगिता को दर्शाता है कि भाई अगर आप योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? आपका जीवन जो होगा वो काफी उपयोगी होगा। तो पंचकोश का सिद्धांत इन्हीं बातों पर जोर देता है। तो आप कह सकते हैं पंचकोश सिद्धांत मानव कल्याण की समग्र अवधारणा प्रस्तुत करता है। ये भौतिक सुख के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास स्तर पर भी बल देता है, इसलिए इसे वास्तविक सुख और कल्याण का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और प्रसन्नता किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो पर्यावरण और प्रसन्नता किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है उदाहरण के साथ। तो देखिए पर्यावरण और प्रसन्नता का गहरा संबंध होता है। ठीक है। तो गहरा संबंध क्यों होता है? क्योंकि स्वच्छ और संतुलित वातावरण मानव जीवन को स्वस्थ, शांत और सुखी मानता है, जबकि प्रदूषण, पर्यावरणीय संतुलन, तनाव, बीमारियां और असंतोष को बढ़ाते हैं। यानी जहां पर देखेंगे आप पर्यावरण अच्छा होता है वहां पे आपको शांति मिलती है, लेकिन जहां पर्यावरण खराब होता है वहां पर आप देखेंगे आप जो है अच्छा महसूस नहीं करते। तो देखिए स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण के लाभ क्या होंगे? आपको शुद्ध वायु और स्वच्छ जल मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। हरे भरे पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता क्या करती हैं? आपके मन को शांति देती हैं। स्वास्थ्य पर्यावरण जो होता है आपके तनाव और चिंता को कम करता है। प्राकृतिक माहौल सामाजिक संबंधों को क्या करते हैं? और ज्यादा अच्छा महसूस कराते हैं। ठीक है। लोगों के संबंध अच्छे होते हैं, सामाजिक संबंध अच्छे बनते हैं जहां पर ये सब चीजें होती हैं। तो स्वच्छ पर्यावरण जीवन में संतोष और प्रसन्नता को बढ़ाता है। ठीक है। यानी अगर आप स्वच्छ पर्यावरण में रह रहे हैं तो आपको संतोष और प्रसन्नता हमेशा महसूस होगी। ठीक है। तो स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य शरीर, शांत मन और सुखी जीवन आपको मिलेगा। वहीं अगर प्रदूषण और असंतुलन है तो उसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रदूषित वायु और जल क्या करेगा? बीमारियों का कारण बनेगा। और प्रदूषण क्या करता है भाई? आपको आपके मानसिक तनाव देता है आपको। ठीक है। चिंता और अवसाद बढ़ाता है आपके शरीर के अंदर। ठीक है ना। शोर, ध्वनि और भीड़ भाड़ जीवन की गुणवत्ता को घटाते हैं। पर्यावरण असंतुलन क्या करता है? आपको असंतोष की तरफ लेके जाता है, चिड़चिड़ेपन की तरफ लेकर जाता है। इससे क्या होता है? स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और जीवन की आयु जो होती है वो कम हो जाती है। तो आप कह सकते हैं भाई प्रदूषित पर्यावरण क्या करेगा? आपको तनाव, बीमारी और असंतोष में डालेगा। तो पर्यावरण और प्रसन्नता का संबंध क्या है? आप समझ ही गए होंगे। शरीर स्वस्थ और प्रसन्नता आपको मिलती है। तो स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और हरित वातावरण व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति अधिक प्रसन्न और आपको ऊर्जावान दिखाई देता है। जिन उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जिन क्षेत्रों में प्रदूषण कम होता है वहां आप देखेंगे लोगों में बीमारियां कम पाई जाती हैं और जीवन भी आप देखेंगे काफी संतुष्ट मिलता है उनको। ठीक है ना। वो संतुष्टि से भरा उनका जीवन होता है। मानसिक शांति और प्राकृतिक वातावरण
तो प्राकृतिक वातावरण क्या करता है, मन को शांति प्रदान करता है। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और हरियाली मानसिक तनाव को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप कोई भी परेशान हो जाता है तो छुट्टी मनाने ऐसी जगहों पर जाता है ना जहां पर उसको मानसिक शांति मिल सके। ठीक है ना, वो हो जाता है। आप देखते हैं पर्यावरण संबंधी जो अच्छी जगहें होती हैं, ठीक है, जहां पर उनको हरियाली मिलती है, नेचर वाइज चीज मिलती है, तो वहां पे लोग छुट्टी मनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसिक तनाव जो होता है वो कम होता है, शांति मिलती है। उदाहरण के तौर पर भी आप कह सकते हैं लोग पार्क, पहाड़ों या समुद्र तट पर जाकर मानसिक राहत और खुशी का अनुभव करते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और तनाव, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इससे आप देखेंगे चिंता, अवसाद और असंतोष बढ़ता है। जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक, धुआं और शोर के कारण लोगों में तनाव और चिड़चिड़ापन आप देखेंगे अधिक देखने को मिलता है। जैव विविधता और जीवन गुणवत्ता, तो प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण जीवन को संतुलित बनाता है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन मानव के जीवन की सुरक्षा और खुशहाली के लिए आवश्यक है। जैसे जंगल और जल स्रोतों का संरक्षण से ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और जीवन स्तर बेहतर होता है। क्योंकि भाई जो ग्रामीण लोग होते हैं वो ज्यादातर किस पे डिपेंड होते हैं, प्रकृति पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर इनका संरक्षण किया जाएगा तो आप देखेंगे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, उनका जीवन स्तर भी अच्छा रहेगा, उनकी आजीविका चलती रहेगी। सतत विकास और भविष्य की प्रसन्नता, यदि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, वर्षा जल संचयन हो गया, वृक्षारोपण हो गया। अगर ये गतिविधियां करते हैं तो इससे क्या होगा भाई, पर्यावरण संरक्षित होगा और सामाजिक कल्याण होगा, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी क्या कर सकेंगी, इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगी। इसलिए पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं निष्कर्ष में पर्यावरण और प्रसन्नता का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। स्वस्थ पर्यावरण मानव के शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाता है। इसलिए प्रसन्नता और सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, अगर मानव को प्रसन्न रहना है तो सतत विकास की तरफ ही मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा कीजिए कि सौंदर्य शास्त्र किस प्रकार प्रसन्नता का आधार बनता है। तो सौंदर्य शास्त्र क्या करता है भाई, प्रसन्नता का आधार बनता है। कैसे, ये आपको बताना है। तो सौंदर्य क्या होता है, तो सौंदर्य वह गुण है जो हमें आकर्षित करता है और हमारे मन में आनंद, शांति और संतोष जो है उत्पन्न करता है। तो सौंदर्य शास्त्र दर्शन की वह शाखा है जो सुंदरता, कला, सौंदर्य के अनुभव का अध्ययन कराती है। अब इनमें किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है, कौन कौन से स्रोत हैं। तो प्रकृति भी क्या करती है भाई, हमें प्रकृति भी सौंदर्य देती है। संगीत और नृत्य भी सौंदर्य होता है, उसका भी एक। चित्रकला और मूर्तिकला हो गया, साहित्य हो गया, वास्तुकला हो गई। तो ये सारी चीजें क्या हैं, सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये क्या करती है, हमें आनंद देती हैं, खुशी देती हैं। तो सौंदर्य शास्त्र किस प्रकार प्रसन्नता का आधार बनता है, तो मानसिक शांति और आनंद प्राप्त प्रदान करना। तो सुंदर दृश्य, मधुर संगीत, कला मन को शांति देते हैं जिससे तनाव कम होता है। इससे व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है। जैसे प्राकृतिक दृश्य हो गए, पर्वत, नदी, हरियाली देखकर हम क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। भावनात्मक संतुलन का विकास होता है। कला और सौंदर्य व्यक्ति की भावनाओं को सकारात्मक दिशा देती हैं। इससे आपका क्रोध, तनाव और चिंता क्या होती है, कम होती है। जैसे संगीत सुनने या चित्रकला को देखने से मन क्या होता है, आपका शांत हो जाता है और संतुलित होता है। ठीक है, फिर आता है आपका रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति। तो सौंदर्य शास्त्र व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अवसर देता है। रचनात्मक कार्य आत्मसंतोष और सुखी प्रदान करते हैं। यानी एक व्यक्ति जो है वो अगर रचनात्मक कार्य कर रहा है तो आत्मसंतोष प्राप्त करता है, उसको खुशी मिलती है। जैसे एक व्यक्ति अगर कविता लिखता है तो वो अपनी चीजों को उसमें प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, तो उसको संतोष मिलता है। नृत्य करना हो गया या चित्र बनाना हो गया, ये व्यक्ति को क्या करते हैं, आंतरिक रूप से प्रसन्न करते हैं और उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिससे उसका जो आत्मसंतोष है वो बढ़ता है और उसकी खुशी भी जो है वो बढ़ती है। सामाजिक और सांस्कृतिक एकता, तो कला, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराएं समाज में एकता और सामूहिक आनंद को बढ़ाती हैं। जैसे त्योहार हो गए, लोक नृत्य हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, तो इसमें आप देखते हैं ना लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं और वहां पर लोगों को एक साथ मिलकर बहुत ही सामूहिक प्रसन्नता होती है। ठीक है ना, खुशी महसूस होती है, माहौल भी अच्छा बनता है। आध्यात्मिक अनुभव और आंतरिक संतोष, तो भारतीय दर्शन में सौंदर्य को सत्य और आनंद से जोड़ा गया है। सुंदरता का अनुभव व्यक्ति आत्मिक शांति, उच्च चेतना की ओर ले जाता है। ठीक है, अगर सुंदरता देखता है व्यक्ति, ठीक है ना, सौंदर्य को देखता है तो काफी आनंद महसूस होता है। तो उससे क्या होता है, उसको आत्मिक शांति मिलती है, उसकी चेतना जो है वो और अच्छी होती है, बढ़ती आगे की ओर
जाती है। जैसे मंदिरों की वास्तुकला देख के हमें अति प्रसन्नता होती है, ठीक है ना। भक्ति संगीत में आप देखते हैं लोग डूब जाते हैं, बहुत आनंद का महसूस करते हैं, ठीक है। ध्यान व्यक्ति की आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है, ठीक है ना। भक्ति में आप देखते हैं लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है ना। आध्यात्म को क्या करता है, और ज्यादा आनंदित करता है। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं किससे जुड़ी हुई हैं, सारी प्रसन्नता से तो जुड़ी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं सौंदर्य शास्त्र जो है वो क्या करता है, वो मानव में प्रसन्नता का महत्वपूर्ण आधार है। तो सौंदर्य शास्त्र क्या करता है भाई, मानव के जीवन को प्रसन्न बनाता है, यह मानसिक शांति देता है, भावनात्मक संतुलन लेकर आता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, आध्यात्मिक संतोष को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति और समाज को क्या होता है भाई, दोनों का कल्याण होता है। तो व्यक्ति को भी आनंद महसूस होता है और समाज जो होता है वो भी लोगों को जोड़ता है और कल्याण की तरफ समाज बढ़ता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आप 5 संक्षिप्त टिप्पणियां देख रहे होंगे, ये पेपर में कई बार रिपीट होती हैं। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला आपका है स्वतत्व प्राप्ति। तो स्वतत्व प्राप्ति मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे अब्राहम मेस्ले ने प्रस्तुत किया था। तो ये अमेरिका मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानव व्यवहार और प्रेरणा पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र प्राप्ति का अर्थ इन्होंने बताया व्यक्ति की क्षमताओं और संभावनाओं का पूर्ण विकास करना है, ठीक है। तो ये कहते हैं भाई मानव जो भी हैं उनकी क्षमताओं और संभावनाओं का पूर्ण विकास करना बहुत जरूरी होता है, जिसे मानव जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता भी माना जाता है। इस अवस्था में वो कहते हैं व्यक्ति आत्मसंतोष, आत्मविश्वास और आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है मानव के सर्वोच्च विकास के लिए। तो मैस्ले की आवश्यकताओं का सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई मूलभूत आवश्यकताएं अगर पूरी करती जाएं और सर्वोच्च आवश्यकता उसकी पूरी हो जाएगी तो वो अपना जो विकास है वो खुद कर लेगा। जिसमें आप देखते हैं शारीरिक आवश्यकता की बात करते हैं जिसमें भोजन, पानी, नींद, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत चीजें आ जाती हैं। उसके बाद वो सुरक्षा की आवश्यकता की बात करते हैं जिसमें शारीरिक सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा आ जाती है। उसके बाद वो सामाजिक आवश्यकता की बात करते हैं जिसमें प्रेम, अपनापन, मित्रता और परिवार से जुड़ाव। फिर वो सम्मान की आवश्यकता की बात करते हैं जिसमें आत्मसम्मान हो गया, उपलब्धि हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, दूसरे के प्रति सम्मान हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वह स्वतंत्र प्राप्ति की बात करते हैं जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं और संभावनाओं का पूर्ण विकास करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं सिद्धांत मैस्ले ने दिया था, तो ये कहते हैं मानव विकास के लिए ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सत्य प्राप्ति की ओर बढ़ने के उपाय क्या बताए उन्होंने, अपने आप को समझना और आत्मचिंतन करना, ठीक है ना, लक्ष्य निर्धारित करना और निरंतर प्रयास करते रहना, नई चीजें सीखना और अपनी क्षमताओं का विकास करना, सकारात्मक सोच रखना, धैर्य और आत्मानुशासन पे चलना, दूसरों की सहायता करना और समाज से जुड़ना, ठीक है। तो ये सब प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने के उपाय बताए गए इनके द्वारा, ठीक है। तो सत्य प्राप्ति की विशेषताएं क्या है, तो इससे क्या होता है आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, रचनात्मकता और नवाचार बढ़ता है, नैतिकता और सकारात्मक सोच आपकी विकसित होती है, जीवन के उद्देश्यों की स्पष्टता होती है कि भाई आपको क्या करना है अपने जीवन में, आत्मसंतोष होता है और मानसिक शांति मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं स्वतंत्र प्राप्ति की जो है विशेषताएं हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करके समाज के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये महान शख्सियत रहे हैं। इन्होंने भी क्या सबसे पहले स्वतंत्र प्राप्ति करी ना, पहले अपने क्षमताओं का विकास किया, ठीक है ना, और उसके बाद ये क्या बने, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और इससे इन्होंने पूरे समाज का विकास किया। तो आप कह सकते हैं स्वतंत्र प्राप्ति मानव जीवन के समग्र विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है। यानी एक व्यक्ति अगर स्वतंत्र प्राप्ति कर लेता है तो वो अपना सर्वोच्च विकास कर लेता है। यह व्यक्ति में क्या करती है भाई, आत्मविश्वास, प्रसन्नता, जीवन में वास्तविक संतोष जो है प्रदान करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखिए सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सत्य, कल्याण और सुंदरता के समन्वय को व्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति में इसे जीवन के आदर्श मूल्यों का प्रतीक माना जाता है कि भाई मनुष्य का जो जीवन है उसमें ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये आदर्श मूल्य है। तो सत्यम का अर्थ क्या होता है, तो सत्यम का अर्थ है यथार्थ जो कभी बदलता नहीं। सत्य ज्ञान का आधार है, यह हमें सही मार्ग दिखाता है और भ्रम से दूर करता है। सत्य का अनुसरण करने से जीवन स्पष्ट, विश्वास और स्थिरता आती है आपके जीवन में। शिवम क्या है, शिवम का अर्थ है कल्याण, मंगल या शुभ करना। यह सभी प्राणियों के हित की भावना है।
इसमें आप करुणा, प्रेम, सेवा, त्याग, सदाचार की प्रेरणा देखते हैं इस शब्द में। शिवम का पालन करने से समाज में शांति, सद्भाव और सुख की स्थापना होती है। ठीक है, तो शिवम अगर है तो समाज क्या होगा भाई, बहुत अच्छा होगा, शांति में समाज होगा, सबके लिए होगा, सुख की बात करी जाएगी। और जब सुंदरम की बात आती है तो सुंदरम का अर्थ है सुंदरता, जो मन को आनंद और शांति प्रदान करे। और ये क्या चीजें होती हैं, ये प्रकृति, कला, संगीत, साहित्य और आचरण में आपको दिखाई देती हैं। ये जो सुंदरम की बात कही गई है, तो सुंदरता हमारे मन को प्रसन्न करती है और जीवन में क्या लेकर आती है, रस लेकर आती है। तो सुंदरता का अनुभव हमें ईश्वर की ओर निकट लेकर जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं भारतीय दर्शन में सत्यम, शिवम, सुंदरम को विशेष महत्व दिया गया है। जब सत्य विचार शुद्ध होते हैं, शिवम से जीवन मंगलमय होता है और सुंदरम से आप देखते हैं हृदय आनंदित होता है। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम यही जीवन का आदर्श है। ठीक है, तो दार्शनिक महत्व क्या है इसका, तो यह सिद्धांत बताता है कि जीवन में सत्य, नैतिकता और सौंदर्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बाहरी सुंदरता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आंतरिक शुद्धता, सत्गुण वास्तविक सुंदरता का आधार होते हैं। ठीक है, तो इसका ये दार्शनिक महत्व है। भारतीय संस्कृति में महत्व की बात करें तो भारतीय कला, संगीत, साहित्य और आध्यात्मिक परंपराओं में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना आपको साफ दिखाई देगी। तो आपकी जितनी भी कला, संगीत, साहित्य हैं, जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, सब में आपको भारतीय दर्शन के अंदर सत्यम, शिवम दिखाई देता है। तो ये भारत की संस्कृति की महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं भावना है। मंदिर, वास्तुकला, भक्ति, संगीत और योग इसी आदर्श को प्रकट करते हैं। तो आप अगर भारत की मंदिर वास्तुकला देखें, भक्ति संगीत देखें, योग देखें, सब में आपको ये देखने को मिलता है सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो आप कह सकते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम भारतीय दर्शन का एक महान आदर्श है, जो मानव जीवन को सत्य, कल्याण और सुंदरता की दिशा में प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका तनाव प्रबंधन का कौशल। तो तनाव क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दबाव उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है, तो शरीर और मन में तनाव उत्पन्न होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, तनाव कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान हो, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से परेशान हो और उस क्षमता उसकी ना हो कि भाई वो उसको सहन कर सके, तो वो क्या करता है, मनुष्य के अंदर तनाव उत्पन्न करता है। तो आधुनिक जीवन में तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है। कार्य का दबाव, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत चिंताएं हो गई, ये आप देखते हैं आज के टाइम में तनाव के प्रमुख कारण होते हैं। यदि तनाव को नियंत्रित नहीं किया जाए तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए तनाव प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। तो मनुष्य के जीवन में आज के टाइम में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप देखेंगे वो मानसिक रूप से भी परेशान रहता है, शारीरिक रूप से भी परेशान रहता है, और इसी के कारण आप देखते हैं कि आज के समय में तनाव प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसको एक सही दिशा दे सके और एक वो सही जीवन जी सके। तो तनाव के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, तो मानसिक प्रभाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। शारीरिक प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, अगर कोई तनाव से ग्रस्त है, उसके सिर में दर्द होगा, उसका रक्तचाप आप देखेंगे उच्च रहेगा, पाचन संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, थकान रहेगी, अनिद्रा रहेगी। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली इसकी कमजोर हो जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कार्य क्षमता और उत्पादकता में कमी आ जाती है। ठीक है ना, अगर मानसिक तनाव में व्यक्ति तो वो अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा, वो उत्पादकता दे ही नहीं पाएगा किसी काम के अंदर। तो इससे क्या होता है, संबंधों में तनाव और संवादहीनता भी बढ़ती है। तो एक तनावग्रस्त व्यक्ति क्या करता है भाई, अपने घर परिवार से भी दूर होता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी दुष्प्रभाव आप देख सकते हैं तनाव के होते हैं। तो तनाव प्रबंधन के प्रमुख उपाय क्या हैं, योग और ध्यान करना चाहिए। योग, प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं तथा मानसिक तनाव को कम करते हैं। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय का सही उपयोग करने से कार्य पर जो दबाव होता है वो कम हो जाता है और चिंता घटती है। ठीक है, तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है काम के लिए। सकारात्मक सोच रखना भी जरूरी है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। ठीक है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, अगर आपने अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका सामना किया तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक समस्या का हल निकाल सकते हैं। शारीरिक व्यायाम जरूरी है। नियमित व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखता है और तनाव के जो हार्मोन होते हैं उनको कम करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है। संतुलित जीवन शैली, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन लें, मनोरंजन मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो संतुलित जीवन शैली होगी तो आपको मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। सामाजिक सहयोग, परिवार और मित्रों का सहयोग तनाव को कम करने में सहायक करता है। तो परिवार और मित्रों से बात करें, कोई भी समस्या है तो इससे भी क्या होगा, आपका तनाव जो है कम होगा।
तो आप कह सकते हैं तनाव प्रबंधन का कौशल स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग, सकारात्मक सोच, संतुलित जीवन शैली अपनाकर व्यक्ति तनाव को नियंत्रित कर सकता है तथा मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभौतिकता एवं प्रसन्नता क्या चीज होती है। तो मानव जीवन में प्रसन्नता केवल भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं होती। धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, परंतु वास्तविक प्रसन्नता मानसिक शांति, संतोष और आंतरिक संतुलन से ही प्राप्त होती हैं। तो जो भी भाई भौतिकतावादी चीजें हैं वो कभी भी आदमी को, मनुष्य को संतुष्टि नहीं देती। ठीक है ना, तो आत्म संतुष्टि के लिए मनुष्य को क्या चाहिए भाई? शांति, संतोष चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वास्तविक प्रसन्नता तभी होती है जब मनुष्य जो होता है वो मानसिक तौर पर सही होता है। ठीक है ना, उसको मानसिक तौर पर संतोष मिलता है, मन शांत रहता है, तो उसे ही वास्तविक प्रसन्नता कहा जाता है। ना कि जो भौतिक सुख सुविधाओं से मिली जो चीजें होती हैं वो मनुष्य को जो है शांति देती हैं। तो इसी विचार में अभौतिकता कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अभौतिकता, यानी बिना भौतिक साधनों के मनुष्य को क्या? शांति मिलना। ठीक है ना, और आंतरिक प्रसन्नता मिलना। तो भौतिकता बाह्य सुख होता है, आपको पता ही चल गया होगा। धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं। भौतिक सुविधाएं जीवन को आरामदायक तो बनाती हैं पर स्थायी प्रसन्नता नहीं देती। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, संतोष कम होता जाता है। तो भौतिकता अधिक होने पर भी चिंता, तनाव और असंतोष जो आप देखते हैं बढ़ा रहता है। वहीं जब हम अभौतिकता की बात करते हैं यानी आंतरिक सुख की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन स्थायी प्रसन्नता देता है। इसमें संतोष मिलता है आपको, कृतज्ञता आती है, सरल जीवन होता है, सच्चे सुख का आधार मिलता है आपको, प्रेम, करुणा और सेवा भाव में रहते हैं जिससे आपका जीवन जो होता है वो अर्थपूर्ण बनता है। आत्म विकास होता है आपका, आत्मचिंतन करते हैं, जीवन में गहरी प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रसन्नता जो होती है वो भीतर से आती है, बाह्य वस्तुओं से नहीं। ठीक है, तो अभौतिकता जो है, आंतरिक सुख जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। अभौतिकता और प्रसन्नता का संबंध तो मानसिक शांति का आधार है। अभौतिक जीवन व्यक्ति को लोभ, ईर्ष्या, अत्यधिक इच्छाओं से दूर रखता है जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। संतोष की भावना, जो व्यक्ति संतोष और सरल जीवन को अपनाता है अधिक प्रसन्न रहता है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने सादगीपूर्ण जीवन को वास्तविक सुख का आधार माना था। संबंधों का महत्व, प्रेम, मित्रता और पारिवारिक संबंध होते हैं वो भौतिक वस्तुओं से अधिक स्थायी प्रसन्नता देते हैं। यानी भौतिक वस्तुएं तो आपको कुछ समय की प्रसन्नता देती हैं, लेकिन अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक स्थायी प्रसन्नता मिलती है जो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, आध्यात्मिक विकास, योग, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति को आंतरिक आनंद देते हैं और इससे क्या होता है? आत्मिक संतोष मिलता है व्यक्ति को। ठीक है, तो इसलिए आध्यात्मिक विकास होता है अभौतिकता से। तनाव में कमी आती है, तो अत्यधिक भौतिक इच्छाएं तनाव और असंतोष को बढ़ा देते हैं कि भाई जितनी चीजें मिलती हैं भौतिक वस्तुएं मनुष्य और ज्यादा चाहता है, तो इससे आप देखेंगे मनुष्य का तनाव और असंतोष और बढ़ता है। जबकि आप देखते हैं अभौतिक दृष्टिकोण जीवन को सरल और शांत बनाता है, क्योंकि इसमें इच्छाएं उतनी नहीं होती, जितना है आदमी उससे संतुष्ट हो जाता है, संतोष रखता है। तो आप देखेंगे मनुष्य जो है बिल्कुल सरल और शांत रह के अपना अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो आप कह सकते हैं अभौतिकता वास्तविक प्रसन्नता का महत्वपूर्ण आधार है। यह व्यक्ति को संतोष, मानसिक शांति और आत्मिक आनंद प्रदान करती है। इसलिए भारतीय दर्शन में सादगी, संतोष और आध्यात्मिक जीवन को सुखी जीवन का मार्ग माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्नता का हार्मोन संबंधी आधार क्या है। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर में कुछ विशेष हार्मोन हमारी भावनाओं, मानसिक स्थिति और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रसन्नता, संतोष और मानसिक शांति से जुड़े इन रसायनों को हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है जो मानसिक स्वास्थ्य और सुखद अनुभवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हैप्पी हार्मोन्स मनुष्य को स्वस्थ रहने में, मानसिक तौर पर और सुख अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखते हैं जो प्रसन्नता से जुड़ा हुआ प्रमुख हार्मोन है वो है डोपामिन। तो डोपामिन रिवार्ड हार्मोन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य प्राप्त करता है, सफलता हासिल करता है तो डोपामिन का स्तर बढ़ता है, खुशी का अनुभव होता है। जैसे परीक्षा में अंक प्राप्त होने पर प्रसन्नता महसूस होती है, तो इसमें आपका डोपामिन जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर आता है आपका सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन मनोदशा को संतुलित रखने में सहायता करता है, यानी आपका मूड अच्छा रखता है ये। इसकी प्राप्त मात्रा मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ाती है। तो योग, ध्यान और सूर्य के प्रकाश से इसका स्तर जो है बढ़ता है। फिर आता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन कहा जाता है इसे। यह प्रेम, विश्वास और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है।
परिवार, मित्रता, भावनात्मक जुड़ाव से ये हार्मोन जो है ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, फिर आता है आपका एंडोफ्रिन। तो एंडोफ्रिन जो होता है वो प्राकृतिक दर्दनाशक की तरह कार्य करता है। व्यायाम, हंसी और मनोरंजन से इसका स्राव बढ़ता है, जिससे तनाव कम होता है और प्रसन्नता आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रसन्नता में हार्मोन्स का महत्व क्या है? तो ये मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करते हैं, आपकी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाते हैं, ये सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं, आत्मविश्वास और संतोष की वृद्धि करते हैं, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रसन्नता का संबंध शरीर के हार्मोनल संतुलन से भी है। डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के महत्वपूर्ण आधार हैं। यह स्वस्थ जीवन शैली, योग, व्यायाम और अच्छे सामाजिक संबंध इन्हें संतुलित रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।